हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस में। दोस्तों, आपके लिए मैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार की है। और दोस्तों, ये 200 क्वेश्चन की जो सीरीज़ ली है मैंने, वो आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पिछले जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे लिए हैं दोस्तों, ठीक है। और मैंने आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने के काफ़ी चांसेस, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें डिस्कस किया है। दोस्तों, आज हम आपका ये जो पॉलिटी टॉपिक है इसमें से 200 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इसी तरह हर रोज़ हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। मतलब संविधान का जो उपचार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो किसके तहत आता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मौलिक अधिकार। कौन सा है? मौलिक अधिकार। आपको मैं मौलिक अधिकार से संबंधित एक रोचक पूर्ण चीज़ बता देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आपसे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग से या किस भाग में रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भाग 3 में रखा गया है, ठीक है साथियों। और इसी में आपको पूछता है कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ तक है दोस्तों? 12 से 35 तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनुच्छेद 18। तो इसको बाई ऑप्शन भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 15, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये धर्म, लिंग और जाति से संबंधित है, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम समाज में धर्म, जाति, लिंग से संबंधित भेदभाव को नहीं मानते। और बी वाला जो ऑप्शन है अनुच्छेद 16, इसमें सार्वजनिक सरकारी जो पद होते हैं, यानी सरकारी जॉब निकलती है, उनको प्राप्ति के लिए समान अवसर हमें दिए जाते हैं। और अनुच्छेद जो 17 है ऑप्शन सी, इसमें क्या है? इसके अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत जो होता है उसको समाप्त किया गया है। और बचा हुआ ऑप्शन कौन सा? डी। तो इसके अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था दोस्तों। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मूल कर्तव्य जो हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य यानी किसके सिफारिश पर, यानी किसकी संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा होगा? स्वर्ण सिंह समिति होगा। दोस्तों, मैं इसमें आपको एक और ऑप्शन का जो आंसर है वो भी बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। और इसका जो करेक्ट आंसर था कि मूल कर्तव्यों को किस संस्कृति के आधार पर जोड़ा गया था, तो कौन सा आंसर होगा इसका? स्वर्ण सिंह समिति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पिछले वाला ही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं आपको पता होना चाहिए। कितने हैं अभी? तो जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों वो हैं आपके 11। कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? 11 हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कि हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है और किस भाग में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भाग 4 यानी भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 51 का, किसमें? 51 का में इनका उल्लेख किया गया है। और इसी से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं दोस्तों कि इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, ये जो 11वां जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 86वें, आपको ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, किसमें? 2002 में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। यानी हम बात करें कि 2002 से पहले कितने मूल कर्तव्य थे दोस्तों? तो 10 थे। और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत सभी माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान अवश्य कराएंगे। ये इनका मूल कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य नामित किए जा सकते हैं, कितने किए जा सकते हैं दोस्तों? तो ये आपके 12, ठीक है। कितने? 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। और ये जो सदस्य हैं 12, ये किस किस क्षेत्र से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है साहित्य से, विज्ञान से, कला और समाज सेवा के क्षेत्र के ज्ञान और विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को इसमें नामित किया जाता है। अब देखिए बात करें राज्यसभा की, तो हमने कर ली कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य, कितने सदस्य दोस्तों? 2 सदस्य नामित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों ऐसी जो घोषणा करने की शक्ति होती है वह हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों किसको सौंपता है? आप इसका आंसर को अच्छे से बता सकते हैं, सभी को पता होगी। राष्ट्रपति किसको देता है? अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि ये तो इजी हो गया एक तरीके से कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगर वो ये पूछे कि किस अनुच्छेद के द्वारा देता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 का, अनुच्छेद 56 का के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों ऐसा एक ही राष्ट्रपति था जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, और वे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे वो? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव जो रेड्डी थे दोस्तों, ये इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। यानी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इनके राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसी में एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसके बारे में बताता हूँ। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो हटाने का अधिकार है वह किसको है? ये राज्यसभा को होता है। किसको होता है दोस्तों?
ये राज्यसभा को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संविधान, ये विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर आता है सबसे बड़े संविधान में, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है पूरे विश्व का। तो ये कब आयोजित की गई थी इसकी फर्स्ट असेंबली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 13 मई 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का जो अंतराल होता है वह शून्यकाल के अर्थ होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि प्रश्नकाल का समय होता है, तो प्रश्नकाल का समय होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये 11 से 12 होता है। प्रश्नकाल का समय आपसे अगर पूछा जाए तो 11 से 12 बजे तक, सुबह 11 से 12 तक का होता है। और 12 से 1 तक का जो होता है दोस्तों, 12 से 1 तक का जो समय होता है वह आपका शून्यकाल का अर्थ होता है। और इनका जो लंच का टाइम होता है, भोजन अवकाश का, वो 1 से 2 होता है। तो इससे संबंधित जरूरी जो बातें थी वो मैंने बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको ध्यान रखना है कितनी होती है दोस्तों, 30 वर्ष होती है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है? तो आपको ध्यान रखना है 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होती है। कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है वह हमेशा विपक्ष का नेता होता है। कौन सा होता है दोस्तों? विपक्ष का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी दोस्तों, तो वो कौन थी? ये थी आपकी एम फातिमा बीबी। और ये उच्चतम न्यायालय की जो फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी, यानी प्रथम महिला न्यायाधीश थी, कब बनी थी? तो ये 1998 में बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है कब बनी थी दोस्तों, तो ये 1998 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? ये बना रह सकता है 4 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें से पूर्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? ऑप्शन सी, 3:2 होता है दोस्तों। इसी से संबंधित एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित पॉइंट में आपको डिस्कस कर देता हूँ। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं? तो कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। अगर पूछे कि सबसे ऊपर में कौन सा कलर होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा होता है? केसरिया होता है। कौन सा होता है दोस्तों? केसरिया। और बीच में कौन सा होता है आपसे पूछा जाएगा तो सफ़ेद होता है। कौन सा होता है? सफ़ेद। और सबसे नीचे कौन सा होता है? तो हरा होता है। कौन सा होता है? हरा। और ये जो सफ़ेद रंग होता है, जो पट्टी होती है सफ़ेद रंग की, उसी में एक चक्र होता है नीले रंग का। ठीक है साथियों, ध्यान सुनना, उसमें एक नीले रंग का चक्र होता है, उसमें कितनी स्पॉक्स होती है, यानी कितनी तीलियाँ होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 24 तीलियाँ होती हैं। और ये जो नीले रंग का चक्र होता है, इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये लिया गया था, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें जो चक्र होता है नीले रंग का, इसका जो प्रारूप है ये चक्र, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये अशोक के स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ में, सारनाथ स्थित एक अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है साथियों,
अशोक स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ से ध्यान आया कि जो सारनाथ है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सारनाथ से संबंधित क्वेश्चन बताता हूँ कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, सारनाथ में दिया था। चलिए, और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और छूटा जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था भारत में, तो कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई, आप भी ध्यान रखें इसको, 22 जुलाई 1947 कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है, तो किस संविधान द्वारा इसे विशेष दर्जा हासिल है, देखिए बताइए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह अनुच्छेद 370। ठीक है, अगर पूछा जाए इसी संबंधित क्वेश्चन कि विधानसभा जो होती है जम्मू कश्मीर की, वहाँ का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो वहाँ का आपको ध्यान रखना है, कितना होता है, 6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी की जो शासकीय भाषा है वो कब घोषित की गई थी। ठीक है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे घोषित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको घोषित किया गया था। दोस्तों इसी में पूछा जाता है कि जो हिंदी है उसकी देवनागरी लिपि है, क्या है, देवनागरी लिपि है। राजकीय भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, तो आपको बताना है ये देवनागरी लिपि है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, संविधान का जो 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया, तो संविधान की आत्मा के रूप में जो माना गया है वह प्रस्तावना को माना गया है। किसको माना गया दोस्तों, प्रस्तावना को, यानी एक संविधान की कुंजी है, और ये जो है संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना एक ऐसा यंत्र है जिससे हम संविधान को माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान किया था, तो ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य भारत का जहां पर सिविल कोड का प्रावधान है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, गोवा। इसी के साथ में अगर आपसे ये पूछे कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है जहाँ पर सिविल कोड है, तो एक ही समान सिविल कोड है, जो आपका संघ शासित प्रदेश है उसमें होगा आपका दमन और दीव, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एग्जाम में कि जो सिविल कोड है वह कब आया था, यानी सिविल कोड का प्रावधान कब से शुरू किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1965 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो कुल कितनी महिला सदस्य थी, ऑप्शन नंबर सी 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो आपको बताया था मैंने, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और बात करी जाए अगर अस्थायी अध्यक्ष की, तो ये कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव को क्या कहा जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, बताइए जल्दी से, ये थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।